थर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जब प्रेशर टाइप की सिचुएशन होती है हमारे लिए, मेंटल स्ट्रेस तो हम उसे बोलते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है अभी समझेंगे। पहले तो एक बात समझो, हमारे पास एक इस तरीके से रॉड है जिसकी लेंथ है एल नॉट। एल नॉट कब है? एट टेम्परेचर टी। ये है एट टेम्परेचर टी। फिर हमने इसको गर्म कर दिया तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी इस तरीके से, है ना? ये, और ये जो बढ़ेगी ये हम बोलते हैं, ये होता है डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बहुत आसान। अच्छा, हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में कि स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू देखो क्या आ जाती है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल नॉट। और ये हमारे पास इस तरीके से कट जाता है, हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो स्ट्रेन ये नहीं होता है, ये सोचना हमारा गलत है। स्ट्रेन ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, स्ट्रेन कब होगा? जब स्ट्रेस होगा तभी स्ट्रेन होगा। इसको हम दबा करके, वो एक्सपैंड होना चाहती है, अगर मैं उसको रोक के रखूंगा, उसको एक्सपैंड नहीं होने दूंगा, तब हमारे पास स्ट्रेन होगा। ये जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आया है वो क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली लिखा है कि ये जो एल नॉट है ये नेचुरल लेंथ है एट टेम्परेचर टी। और फिर बाद में जो हमारी लेंथ हो जाती है वो, मान लो उसको मैं एल बोल देता हूँ, वो भी नेचुरल लेंथ ही होती है, बस उसका जो टेम्परेचर होता है वो टी इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी होता है। तो ये दोनों ही नेचुरल लेंथ है अलग अलग टेम्परेचर पे। जितना वो एक्सपैंड होना चाहती है वो वहां पर खुश है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं है, उसके ऊपर कोई जोर लगा के हमें इसे रोकना नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर नो स्ट्रेस यानी कि नो स्ट्रेन। तो इस चीज को लिख लेते हैं नो स्ट्रेस, इसका मतलब हो गया नो स्ट्रेन। ये जो हमने किया था ये गलत है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, दूसरा केस देखो। यहाँ पर हमारे पास सेम रॉड है, लेकिन अब हमने यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक लगा दिया है, इसको आगे हम मूव नहीं करने देंगे। ओके, टी टेम्परेचर पे इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? एल नॉट एट टेम्परेचर टी। फिर अब उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ा करके कर दिया टी प्लस डेल्टा टी। तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ किस समय? एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी। अच्छा, नेचुरल लेंथ तो इतनी बड़ी है, ये यहाँ बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब की बार हमने ब्लॉक लगा करके उसे रोक दिया, हम उसको बड़ा होने ही नहीं दे रहे, उसको एल नॉट इनिशियल लेंथ थी उतना ही रख रहे हैं। अब की बार वो बोल रहे मुझे बड़ा होना है, हम उसको बड़ा होने ही नहीं दे रहे। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस स्ट्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कहाँ लग रहा है? अरे भाई, उसको हम दबा करके रोक रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर हमने कुछ फोर्स लगाया होगा ऐसे, और दोनों ही तरफ बराबर फोर्स लगा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में, नहीं तो इधर उधर चली जाती। राइट, तो ये फोर्स है। एरिया कौन सा है? ये एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया भी मार्क कर लेते, दिस इज एरिया ए। यहां से हमारे पास स्ट्रेस आ गई। और क्योंकि ये स्ट्रेस कहाँ से आई है? पहले तो नहीं थी, इनिशियली जब टेम्परेचर टी था तब हमारे पास स्ट्रेस नहीं थी, हमने गर्म कर दिया तो उसके कारण कुछ स्ट्रेस आई है। यही हो जाएगी हमारी थर्मल स्ट्रेस। दिस इज थर्मल। थर्मल स्ट्रेस आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया, पर फोर्स अभी हमें नहीं पता, कैसे पता करेंगे? तो हमें और एक इक्वेशन पता है, कौन सी है? स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। ये क्या है? यंग्स मॉडुलस वाली इक्वेशन आ गई। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। किसका यंग्स मॉडुलस होगा? इस रॉड का। स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या फिर नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ अभी कितनी है? देखो, इस टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ तो ये है, तो स्ट्रेन के नीचे हमें यहाँ नेचुरल लेंथ में लिखना होगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल। बहुत सही, लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन हम हमेशा करें।
तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ चुकी है। करेक्ट वैल्यू ये है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो यह जाता है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। क्या मुझे ये डेल्टा एल पता है? अगर यहाँ पर ये ब्लॉक मैं नहीं लगाता तो ये डेल्टा एल कितना होता? वो होता एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। यही वैल्यू यूज कर लेते ही तो ये हो जाता है एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई टाइम्स एल नॉट एल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल नॉट। ध्यान से देखो, ये इस तरीके से कट गए। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। या फिर हम और एक चीज लिख सकते हैं, ये जो एफ अपॉन ए है इसको स्ट्रेस ही लिखा रहने दो। हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं थर्मल स्ट्रेस। दिस इज थर्मल स्ट्रेस। अब देखो, स्ट्रेस भी हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, या दूसरी हो सकती है टेंसाइल स्ट्रेस, उसको मैं खींच रहा हूँ। यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस होगी? ये कंप्रेसिव होगी या टेंसाइल होगी? देखो, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो वो एक्सपैंड होना चाहती है, पर मैं उसे रोक के रख रहा हूँ, मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ, तब होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। या फिर मैं इस पे ऊपर बहुत सारी बर्फ रख दूँ, उसको ठंडा कर दूँ, अब वो छोटी होना चाहती है लेकिन उसको मैं पकड़ के रखा हुआ, खींचा, उसको छोटा होने नहीं दे रहा, तब उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी, तब हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमारे पास दो तरह की हो सकती है। स्ट्रेस कैन आइदर बी कंप्रेसिव और इट कैन बी टेंसाइल। दोनों ही तरह की हो सकती हैं। फील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। At 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 millimeter radius is hung from the ceiling. Okay, a mass m is hung from the free end of the wire. तो हमारे पास एक इस तरीके से मास टंगा हुआ है, मास m। ओके, इसकी लेंथ है 1 मीटर। When the wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains its original length of 0.2 मीटर। अच्छा, ये इसका रेडियस था, तो हमारे पास इसकी 0.2 मीटर की लेंथ है, इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर। तो रीगेन का मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने इस पे ये मास लटकाया होगा तो थोड़ा सा ये वायर स्ट्रेच हो गया होगा, फिर उसको हमने ठंडा कर दिया तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इसमें हमें मास की वैल्यू पता करनी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6.28 kg। सॉल्व करने के दो तरीके हैं और देखते हैं किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये समझो कि यहाँ पर जब हमने मास लटकाया होगा तो ये थोड़ा सा वायर इलोंगेट हो गया होगा। क्यों इलोंगेट हो गया होगा? वहाँ पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू वायर टाइम्स स्ट्रेन। हमने जैसे ही मास लटकाया उसका नीचे फोर्स लगा होगा, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया, उससे हमारे पास सिग्मा आ गई। हमारे पास y एक है इस मटेरियल के लिए, और हमारे पास एप्सिलॉन आ जाता है जो होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। फिर हमने इसको ठंडा कर दिया, तो ठंडा कर दिया तो फिर से ये ऊपर वहीं पर आ गया और एग्जैक्टली उतना ही आ गया, तो फिर से वो छोटा हो गया। तो हमारे मास ने जितना स्ट्रेन दिया था, टेम्परेचर ने उतना ही स्ट्रेन उसको उल्टे डायरेक्शन में दे दिया। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एप्सिलॉन ड्यू टू एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। करेक्ट? और वो एक्चुअली नेगेटिव में होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास mg के कारण जो एप्सिलॉन है वो कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू, हमारे पास थर्मल एप्सिलॉन कितना होता है, ये क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल नॉट। और एल नॉट यहाँ पर आप बोलोगे कि हमें ये वाली लेंथ यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन आप यही वाली लेंथ ले लो, अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे एल नॉट ही यूज़ कर लेंगे, नहीं तो टेक्निकली यहाँ पर एल नॉट प्लस डेल्टा एल हमें यूज़ करना चाहिए था। ओके, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। फोर्स की वैल्यू है हमारे पास एम जी इज इक्वल टू
डेल्टा एल की वैल्यू होती है थर्मल में एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन नीचे आ गया हमारे पास एल नॉट। और अब आप देखोगे एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, तो अगर हमें ये 0.2 मीटर वाली वैल्यू नहीं भी देते तो भी हमारा काम चल जाता है ना, उसका यूज़ ही हमें नहीं पड़ेगा। हमें पता क्या करना है, मास की वैल्यू कितनी है, तो मास को मैं इस तरफ ले आता हूँ और देखो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है वाई अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है 10⁻11, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 10⁻−5, डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 20, पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू है 10⁻6, 1 मिलीमीटर था, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 आ जाता है। नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है 10, तो यहाँ से देखोगे -6 और -5 ये तो आपस में सारे के सारे कट के कैंसिल हो गए, खचाक खचाक खचाक, इससे ये कट गया, हमारे पास आंसर आ जाता है 3.14 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6.28। सारी की सारी यूनिट्स ऐसा यूनिट थी, तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A wooden wheel of radius r is made of 2 semicircular parts। तो हमारे पास 2 पार्ट्स है held together by a ring made of metal strip, cross sectional area s and length l। तो हमारे पास ये एक स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया s दिया हुआ है, लेंथ उसकी टोटल लेंथ है l, और l स्लाइटली छोटी है 2 पाई r से, ठीक है। तो l को हमने गर्म किया डेल्टा t से और उसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक। फिर वो वापस ठंडी होगी, तो इस तरीके से ठंडी होगी तो वो कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, जैसे बैलगाड़ी के पहिए को हम करते हैं। एज इट कूल्स डाउन टू सराउंडिंग टेम्परेचर इट प्रेसेस द सेमीसर्कुलर पार्ट्स टुगेदर। If the coefficient of linear expansion of the metal is alpha and its Young's modulus y, the force that one part of the wheel applies on the other part is। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमें देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये वुडन वाला ब्लॉक है, ये है वुड, और उसके ऊपर हमारे पास मेटल की इस तरीके से स्ट्रिप लगी हुई है, ओके। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि इस एक पहिए के पार्ट ने दूसरे पहिए के पार्ट पर कितना फोर्स लगाया। तो पहली बात तो उनमें कंप्रेसिव ऐसे आ रहे होंगे, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, और दोनों को मिला करके मैं टोटल बोल देता हूँ कि टोटल फोर्स लगा है F, ओके। या फिर F प्लस F ही रख देता है, इसको यहाँ पर रख देते हैं, दिस इज F, और उतना ही सिमेट्री से यहाँ पर लगा होगा F। तो हमारे पास इस मेटल के अंदर कुछ टेंशन होगी T इस तरफ, यहाँ पर होगी टेंशन T, और इनकी वैल्यू आप FBD बनाओगे, बराबर करनी है। ये टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, थर्मल एक्सपेंशन हुआ है तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लगेंगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। देखो कैसे है, यहाँ पर देख के हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि फोर्स की वैल्यू टेंशन के बराबर होने वाली है। और ये टेंशन होगी कितनी, हमारे पास टेंशन की वैल्यू हो जाएगी जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस होगी। थर्मल स्ट्रेस कितनी होती है, तो वो जाता है एस इंटू थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वाई अल्फा डेल्टा टी, ओके। तो क्या ये हमारा आंसर है एस वाई अल्फा डेल्टा टी? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछा है कि वुडन जो हमारा पहिया है उसके एक दूसरे ने आपस में कितना फोर्स लगाया है। तो जो टोटल फोर्स लगा है वो है 2F, फोर्स इज इक्वल टू 2F। तो हमारा आंसर आ जाता है 2SY अल्फा डेल्टा टी, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था। स्ट्रेस छूमंतर हुआ। इसी तरीके से प्लीज़ क्रैशअप के वीडियोस देखते रहो, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। क्रैशअप के वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, कुछ कमेंट ज़रूर करना, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम में ये सारी चीज़ें ऊपर आ पाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ ना कुछ डोनेट करो, ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाऊँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय क्रैशर्स।